हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस पर। आपको इस चैनल में बोर्ड क्लासेस 8th, 10th एंड 12th की काफ़ी टॉपिक मिल जाएंगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में क्या है कि केमिकल रिएक्शन कैसे अकर होती है, केमिकल चेंज होता क्या है और उसकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, यही सब हमें इस चैप्टर में पता लगेगा। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रो है। इंट्रो में क्या बताया है कि एक आप डेली लाइफ में अपनी सिचुएशन जो होती है उसे कंसीडर करें, जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर में अगर हम मिल्क खुला छोड़ दें तो क्या होगा। एंड आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अगर जो आयरन लोहे की कील है, लोहे का तवा पैन, इसे हम खुला छोड़ दें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तब क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाए या फूड कुकड हो जाए या फूड डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में, तब क्या होगा। ये सब क्या केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है या केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। तो ये ऊपर जितनी भी सिचुएशन है इसमें क्या बताया गया है कि जो सब्सटेंस की इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल स्टेट है जो, तो उसकी जो नेचर होती है और आइडेंटिटी होती है जो शुरू में लेके चलते हैं, वो केमिकल चेंज के बाद या केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कहीं ना कहीं चेंज आ जाता है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा मैटर की, क्या फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जब अकर होता है, केमिकल चेंज जब अकर होता है तब हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप सोचते होंगे कि ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या, इसके बारे में हम सोचते हैं कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसकी क्वेश्चन क्या रहेगी, सावधानियाँ क्या रहेगी। जो आप एक्टिविटी करोगे वो किसी टीचर के प्रेजेंस में करोगे, कोई टीचर आसपास होना चाहिए और आंखों पे आपके ग्लासेस रहने चाहिए ताकि जो एक इफ़ेक्ट होता है एक्टिविटी का वो आपकी आंखों पे ना पड़े। तो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। क्या करना है, आपने 3 से 4 मीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से रब करना है। होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग ए सेपरेट लैम्प और बर्नर। क्या करना है, उसको एक टोंग होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, उसे एक पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है और एक सेपरेट लैम्प या बर्नर के आगे उसे यूज़ करना है, उसको आगे रखना है। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। और क्या करनी है, उसकी ऐश को इकट्ठा करना है, उसकी राख को इकट्ठा करना है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो उसमें एक ऐश फॉर्म होगी, वाइट पाउडर फॉर्म्ड होगा जो उस वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाएगा। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो जितना हो सके हम अपनी आंखों से उसे दूर रखेंगे ताकि हमारी आइज़ को इफेक्ट ना हो। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो उससे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। तो देखें, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। तो आप देखोगे जो मैग्नीशियम रिबन है जलने के बाद किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, उसकी जो जलेगा तब वो वाइट फ्लेम निकालेगा अपने अंदर से और एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर बनेगा, जो ऐश बनेगी, उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये किस कारण से वाइट पाउडर फॉर्म्ड हुआ है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है किस कारण से फॉर्म्ड हुआ है, क्योंकि रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में जो एयर की प्रेजेंस में हुई है। तो ये देखिए, जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा। तो इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही बताया गया था कि केमिकल चेंज कैसे होता है। तो चलो हम एक्टिविटी देखें। तो एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसने आपको कहा है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लें एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाएं, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। और 1.3 एक्टिविटी देखें। टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब,
एक आपने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लेने हैं, कॉनिकल फ्लास्क में भी ले सकते हो या टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। इसमें क्या करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला सकते हो। क्वेश्चंस क्या रहेगी इसकी, हैंडल द एसिड विद केयर। आपने जो हैंडल पकड़ना है, जो एसिड को केयर के साथ पकड़ना है, प्रॉपर केयर के साथ पकड़ेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जिंक ग्रैन्यूल के साथ क्या हैपन होगा। टच द क्लोनिकल फ्लास्क और ट्यूब इज एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप क्लोनिकल फ्लास्क को टच करें या टेस्ट ट्यूब को टच करें। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग और ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। जो ऊपर हमने 3 एक्टिविटी करी है, एक्टिविटी 1.1, 2 और 3, तो इन तीनों से हमने क्या देखा है कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, वो कैसी अपनी जगह ले रही है। जब कोई चीज़ केमिकल चेंज होता है किसी चीज़ में, तो उसमें क्या क्या आपने को दिखता है, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें से एक गैस भी निकलती है, इवोल्यूशन होता है गैस का। चेंज इन टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो कोई भी जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. हम आसपास अपने जितने भी केमिकल चेंज देखते हैं तो उसमें क्या हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं एक बहुत लार्ज वैरायटी में। तो we will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. हम तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो अब हम रीड करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी दोनों साइड को क्या क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. जैसे हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर होती है। और वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। ये जो केमिकल रिएक्शन है इस सेंटेंस में ये लंबा प्रोसीजर जाता है। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर इक्वेशन, तो इसे हम शॉर्टर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशंस। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी। तो हम जो ये केमिकल रिएक्शन हमने एक्टिविटी के थ्रू की थी, इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के थ्रू तो बहुत लंबा प्रोसीजर जाता है, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। हम किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी आपके आसपास तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, तो हमें मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दोनों के रिएक्शन पे ये है केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों को रिएक्ट करने पे हमें थर्ड चीज़ मिल रही है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड आर द रिएक्टेंट। क्या होता है, ये जो हमारी रिएक्शन है, जितनी भी जो सब्सटेंस जिनका रिएक्शन हो रहा है, या अपने इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो सब्सटेंस हमारे लेफ़्ट साइड में है हम उसे क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट कह सकते हैं, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन्हें हम रिएक्टेंट कह सकते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। और हमारे पास जो एक न्यू प्रोडक्ट बन चुका है या एक नई चीज़ बन चुकी है, जो जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, रिएक्शन के दौरान उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट। मतलब जो एरो के लेफ़्ट साइड है वो रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड होता है जो उसे प्रोडक्ट कह देते हैं। या दो चीज़ों से मिलके जो तीसरी चीज़ बनती है, जो न्यू चीज़ फॉर्म्ड होती है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जिससे बनती है वो रिएक्टेंट। तो इसके बाद ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये जो वर्ड इक्वेशन है ये हमें बताती है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, क्या जब रिएक्टेंट में चेंज होकर जब प्रोडक्ट बनता है, किसके थ्रू बनता है, एक एरो के थ्रू। रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की साइड जाते हैं तो बीच में किसका सिंबल लगा देते हैं, एरो का सिंबल लगा देते हैं।
द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। कोई भी रिएक्शन है, अगर दो सब्सटेंस हमने लिए हैं तो उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। देन सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। और उसी प्रकार क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड होता है उसमें भी उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। अगर दो होते तो उन दोनों के बीच में प्लस लग जाता। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये जो एरो होता है ये किस लिए होता है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है, मतलब कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ आ रही है, एरो इस चीज़ का सिंबल होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो भी हमने पिछले पे इक्वेशन लिखी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे क्या होता है शॉर्टर वे में लिखना एक केमिकल इक्वेशन होती है कि मतलब हमें पूरा नेम ना लिखना पड़े, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। तो रीड करते हैं, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, एक अलग छोटा तरीका है किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word। जो केमिकल इक्वेशन है ये और भी इजी हो जाएगी और यूज़फुल हो जाएगी अगर हम नेम की जगह, उस वर्ड के नेम की जगह उसका सिंबल यूज़ करेंगे। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। अगर हमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले को पता होगा तो हम जो पहले वाली इक्वेशन है उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख सकते हैं। तो ये हमारा और भी इजी और यूज़फुल तरीका बन जाता है अगर हमें उनके सिंबल याद हो तो। इसके बाद है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड ऑफ द एरो। और हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है कि जितने मॉलिक्यूल एक साइड में है दूसरी साइड में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। If the number of atom of each element the same both the side, if yes the equation is balanced, if not then the equation is unbalanced। अगर इक्वेशन जो एरो है उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसे अगर है, इफ़ यस अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड मानी जाएगी, अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड मानी जाएगी। बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। बिकॉज कि जो दोनों साइड में मास है, जो उसका वज़न है वो बराबर नहीं है। मान लो एक हम कंडा ले लो, जैसे कि कोई भी तराजू लेते हैं, उस पर हमें बैलेंस करना पड़ता है ना, जितना बैलेंस एक साइड रखा है उतना ही बैलेंस दूसरी साइड रखना पड़ता है। तो इक्वेशंस में भी ऐसा ही होता है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में लोगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम आपको प्रोडक्ट साइड में भी लेना होगा। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती है ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस ही होती है। इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन एयर। जो इक्वेशन 1.2 है ये वाली इक्वेशन हमारी, ये एक प्रकार की क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, जिसे हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम है उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। फिर हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जितनी भी केमिकल इक्वेशन है इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो इसे रीड करते हैं, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता होगा जो आपने 9th क्लास में स्टडी किया था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास को कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे कभी डेस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट।
मतलब कि प्रोडक्ट साइड में जितना मास है, जो भी हमें एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनका जितना भी मास है तो रिएक्टेंट साइड में भी बराबर मास होना चाहिए। मान लो ये जो ऊपर हमारी इक्वेशंस थी Mg+O2 = Mgu, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन करनी है। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हमें एक वर्ड इक्वेशन दी गई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड = जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4, जिंक सल्फेट को लिखते हैं ZnSO4 और हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इसे चेक करना है ये बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है क्या है, Zn में देखो आगे कितने इसके मॉलिक्यूल है, इस साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 1, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कितने हैं, 1 एलिमेंट है। और यहाँ Zn के कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है, तो Zn को छोड़ दो। फिर क्या करो, H2 के देखो, H के देखो कितने एलिमेंट हैं, H के पाँव में कितना लगा है, 2, और इधर H के कितने हैं, 2, तो मतलब H भी बैलेंस है। फिर S देखो, S यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ S कितने हैं, 1, तो S भी बैलेंस है। देन O कितने हैं, 4, और इधर भी O कितने हैं, 4, तो O भी बैलेंस है। तो ये होती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। या किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो मतलब कि जितने एटम्स, जितना मास उसका रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास उसका प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, कि नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के दोनों साइड में एरो के, वो देखें। Zn का कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1, H का 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2, S का 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, O का 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, जो आपको इस इक्वेशन में मैंने बताया है। तो ये होती है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी Fe+H2O, एरो का साइन, फिर Fe2O4 + H2, सॉरी Fe3O4 + H2। तो ये इक्वेशन है हमारी। इसमें देखें जो इधर Fe है, Fe के पास कितने मोल है, 1 मोल है, और इधर कितने हो गए, 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो आपको ये नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं अच्छे से। तो देखें हमारे पास ये इक्वेशन है Fe+H2O, एरो साइन, Fe3O4 + H2। तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो इधर देखें Fe के पास कितने मोल हैं, Fe के पास ओनली 1 मोल है, और इधर कितने हैं, 3। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर कितने हो गए, Fe के 3 हो गए और इधर भी कितने हो गए, 3। देन H2 देखें, इधर H2 कितने हैं, 2, और इधर H कितने हैं, 2, और इधर भी H2। देन H बैलेंस है। O इधर कितने हैं, 1, O इधर कितने हैं, 4। तो O को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो O इधर 4 हो चुके हैं और इधर भी 4 हैं। अब देखें क्या हो गया, इधर 4 से मल्टीप्लाई करने पे H में चेंज हो गया। H में कितने हो गया, 4 × 2 = 8, तो H के कितने मोल हो गए, 8। तो इधर 8 करने के लिए क्या करेंगे, 2 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे, H 8 हो जाए, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कि H 8 हो जाए। तो अब देखें बैलेंस है या नहीं। Fe में 3 मोल है, इधर भी Fe में 3 मोल है, H में कितने मोल है, 8, इधर भी H में 8 मोल है। O में कितना है, O इधर 4 है, O में मल्टीप्लाई होगा तो O के 4 मोल हो गए और इधर भी O के 4 मोल है। तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस ऐसे की जाती है इक्वेशंस को, ध्यान से कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही होगा ये। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें बैलेंस इक्वेशन की। हमारी बुक में अलग अलग इक्वेशंस मिल जाएगी जिन्हें हमें बैलेंस करना होगा, तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम बुक के तरीके से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हमारे पास इक्वेशन थी Fe+H2O = Fe3O4 + H2। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसको स्टेप 1 में लेके चलते हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे आप, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन
फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशंस। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे और एक एक मॉलिक्यूल्स को बॉक्स में डाल लेंगे। जैसे Fe को एक बॉक्स में डाल लिया, H2O को एक बॉक्स में डाल लिया, Fe3O4 को एक बॉक्स में डाल लिया और H2 को एक बॉक्स में डाल लिया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। बैलेंस करने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, उससे पहले बॉक्सेस में डाल लीजिए। सेकंड स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर क्या करें, अब लिस्ट बना लें उसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सबसे पहले तो उसमें Fe है, दूसरा H है और फिर O है। तो रिएक्टेंट साइड में कितने कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने हैं 1, प्रोडक्ट्स और H के कितने हैं 2, O के कितने हैं 1। तो रिएक्टेंट साइड में अपने को पता लग गया कौन कौन से हैं। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में Fe में कितने हैं 3, H में कितने हैं 2 और O में कितने हैं 4। तो हमने पहले लिस्ट बना ली सेकंड स्टेप में। 2 स्टेप समझ में आई। देन थर्ड स्टेप, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें इजी कहाँ से होगा, हम सबसे पहले स्टार्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। अगर उसमें स्टार्ट करें तो हम ज़्यादा इजी रहेगा। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमें सबसे पहले वो कंपाउंड को देखना होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे ज़्यादा देखो एटम्स किस में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड किस में प्रेजेंट है, Fe3O4 में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, रिएक्टेंट में कितने थे, H2O के कितने मोल हैं, राइट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में देखें H2O के कितने मोल हैं 1, और प्रोडक्ट में देखें Fe3O4 के कितने मोल हैं 4। ये ले लिए जो सबसे ग्रेटर है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड है। तो क्या करें, H2O बैलेंस करने के लिए क्या करें, H2O को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो जाएंगे 4। तो आप एक बार इसको नेगलेक्ट करें, अपने इस इक्वेशन पे आएं। सबसे पहले O को बैलेंस करने के लिए क्या किया, O के पास सबसे ज़्यादा नंबर है तो O को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट साइड में O का 4 नंबर है तो रिएक्टेंट साइड में O को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस प्रकार इसने पूरे H2O के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का मल्टीप्लाई करने पे O के कितने हो गए 4। तो ये हो गया था हमारा O बैलेंस। अब O के बाद स्टेप 4 में क्या करना है, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। O तो बैलेंस हो गया बट Fe और H, हमारे पास 3 एलिमेंट थे Fe, H और O, जिसमें से हमने O को बैलेंस कर दिया। अब रह गया Fe और H। तो क्या करेंगे, पिक एनी वन ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोड्यूस फर्दर। हम किसी एक को उठाएंगे और उसे बैलेंस करेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखें इधर हाइड्रोजन एटम, इधर रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए टोटल 4, इसके आगे 2 नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 = 8। बट इधर कितने हैं 2, तो कितने इसमें मल्टीप्लाई करेगी, इधर 8 हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो जाए। तो इससे हमारा O भी बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो चुका है। अब एक रह जाता है Fe। हमारे 2 एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं, अब थर्ड एलिमेंट रह जाता है Fe। तो क्या करें, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब इक्वेशन को एग्जामिन कीजिए और अपना थर्ड एलिमेंट को उठाइए जो रह चुका है, हमारा Fe रह चुका है, उसको उठाइए। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज़ आयरन। जो हम आप पाएंगे कि हमारा एक ही एलिमेंट रह चुका है जो कि अनबैलेंस्ड है, वो है आयरन। Fe को आयरन बोलते हैं। तो आप इक्वेशन में चलें सीधा, हमारा H2O बैलेंस हो चुका है, मतलब H और O बैलेंस हो चुका है। तो प्रोडक्ट साइड में देखें Fe के कितने मोल हैं, Fe के 3 मोल हैं, और इधर कितने हैं, Fe का 1 मोल है। तो हम क्या करेंगे, Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Fe भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स थे उसको उठाया, उसको बैलेंस किया।
फिर उसके साथ वाले एलिमेंट को बैलेंस किया, फिर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट रहता था जो कि था आयरन Fe, फिर हमने उसको बैलेंस किया। तो ये हमारे 5 स्टेप तक इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप 6 रीड करते हैं। फाइनली टू द चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन बैलेंस है या नहीं इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में जो एटम है और जो प्रोडक्ट साइड में एटम है इनके नंबर ऑफ मोल्स को चेक करेंगे, या नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उनके एटम्स को काउंट करेंगे। देखो Fe के आगे 3 है और नीचे 1 है, कुछ नहीं गिवन तो 1 है पैरों में, तो ये Fe के कितना होगा 3 × 1 3। तो प्रोडक्ट साइड में देखें Fe के पैरों में 3 है और आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, Fe बैलेंस्ड है। H2 देखें, H2 के स्टार्टिंग में 4 है और पैरों में 2 है, 4 2 = 8। प्रोडक्ट साइड में देखें स्टार्टिंग में 4 है और पैरों में 2 है तो 4 2 = 8, H भी बैलेंस्ड है। अब रह गया O देखें, O H2 से जुड़ा हुआ है तो 4 से जो मल्टीप्लाई है वो H2 के साथ O के साथ भी है, तो 4 का मल्टीप्लाई O से करेंगे तो O कितने हो जाएंगे 4, और इधर O कितने हैं 4। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। जितने जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट थे 3 एलिमेंट थे Fe, H और O, इनके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ये क्या है बैलेंस्ड है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुकी है। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। क्या करते हैं, जो ये हमें बैलेंस करने का तरीका है ये एक प्रकार का हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुक्के पे तीर, हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसे हम बैलेंस करने पे लगाते हैं। और सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी एटम्स के मल्टीप्लाई में होता है, किसी भी एटम्स के, जैसे Fe के मल्टीप्लाई में 3 है तो ये Fe का कोफिशिएंट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट हम चुनते हैं। तो स्टेप नंबर 7 देखें, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। जो सिंबल को राइट करने का तरीका है फिजिकल स्टेट में, केयरफुली एग्जामिन द अबाउट बैलेंस, डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं वो हमें क्या बताती है, किसी भी एलिमेंट की या तो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। हमें किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस स्टेट है, हमें किसी प्रकार की इसकी फिजिकल स्टेट नहीं पता होती। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैंशनड अलॉन्ग विद द केमिकल फॉर्मूला। हमें ये पता लगाने के लिए कि केमिकल इक्वेशन की स्टेट के बारे में जानने के लिए हमें क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखते हैं उसके पाँव में, मतलब उसके साथ ही हम क्या लिख देते हैं, उसकी स्टेट को लिख देते हैं। जिस प्रकार जिसने लिखा है Fe के आगे S लिख दिया तो मतलब क्या है सॉलिड, H2O के आगे गैस लिख दिया तो मतलब गैस है, सॉरी G लिख दिया तो गैस है, इसके आगे S है तो सॉलिड, इसके आगे G है तो गैस। ये इसकी फिजिकल स्टेट है जिससे हमें पता लगता है कि ये कैसा एलिमेंट है। The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by notification G, I, A, Q and S respectively। क्या होता है, जो गैसियस होता है, गैसियस को G से डिनोट किया जाता है, लिक्विड को L से डिनोट किया जाता है, एक्वस को AQ से डिनोट किया जाता है और सॉलिड को S से डिनोट किया जाता है। The word aqueous AQ is written if the reactant or product is represented as the solution in water। क्या कह रहा है, जो वर्ड एक्वस है, एक्वस जो वर्ड है उसको कैसे लिखा जाता है, इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वाटर। अगर जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन है किसी वाटर में, वाटर के लिए एक्वस का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अगर वो वाटर में है तो उसके लिए AQ का यूज़ किया जाएगा, मतलब एक्वस वर्ड का यूज़ किया जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी इस प्रकार बन जाएगी, जो ऊपर ये वाली बैलेंस्ड इक्वेशन था उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3Fe S मतलब सॉलिड प्लस 4H2O G मतलब गैस, मतलब Fe एक सॉलिड है, H2 एक प्रकार की गैस है, Fe3O4 एक प्रकार का सॉलिड है और H2 क्या होती है गैस। तो आपको बता दूं Fe होता है आयरन, H2O होता है वैसे तो वाटर होता है बट इसने एज ए गैस सिंबलाइज्ड किया है, Fe3O4 होता है सॉलिड
और H2 होता है, सॉरी Fe3O4 होता है आयरन सल्फेट, और H2 होता है हाइड्रोजन जो कि एक गैस है। तो ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। इसमें जो हम सिंबल यूज़ किया G H2O के लिए, H2 है तो वाटर के लिए AQ का यूज़ होता है। कहीं पे भी वाटर या सॉल्यूशन की बात होगी तो उधर AQ का यूज़ होगा, एक्वस का यूज़ होगा, बट इसमें G का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि हमने वाटर एक प्रकार की स्टीम लिया, स्टीम के तौर पे यूज़ किया। और स्टीम किस प्रकार में होती है? गैसेस प्रकार में होती है। Usually, physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। हमें किसी प्रकार की फिजिकल स्टेट गिवन नहीं थी, इसलिए हमें इसे स्पेसिफाई करने के लिए इसको इंडिकेट करना पड़ा। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। For example, हमें किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बताने के लिए या किसी भी चीज़ को बताने के लिए कि भाई इसकी प्रेजेंस में हो रही है, जैसे कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, वो ग्लूकोज को फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार हमें अगर बताना हो कि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है या इसका टेम्परेचर कितना है, तो वो हम एरो के ऊपर या नीचे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि इसने एरो के ऊपर ये वाली इक्वेशन ली थी CO + 2H2O, एरो का साइन CH3OH, इसके ऊपर इसने प्रेशर लिया 340 ATM, मतलब ATM मतलब एटमॉस्फेरिक होता है। ये इसने इतने प्रेशर में ये रिएक्शन ने वर्क किया है, तो इसकी जो प्रेशर जितना लगा वो उसने उसके एरो के ऊपर लिख दिया। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में चलें, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O, एरो के ऊपर क्या आता है? ये प्रेजेंस किस में हो रही है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। देन इसका बनता क्या है? C6H12O6 एक्वस + 6C2O + 6H2O। तो ये देखिए है क्या, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक प्रकार की, जो क्या होता है प्लांट्स फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अपना जब फूड प्रिपेयर करना होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। विदाउट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं हो सकती। तो इन दोनों को मिलने के बाद ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, वाटर ह्यूमन के द्वारा मिलता है या सोइल के द्वारा मिलता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो बनाता क्या ये? ग्लूकोज बनाता है। बनाता क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान में रखना, C6H12O6। और रिलीज़ क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, इसलिए प्लस में लिख दिया +H2 और एक प्रकार की H2O एज ए इवेपोरेशन प्रोसेस में यूज़ करता है। जो H2 होता है वो हमें देता नहीं है वैसे, पर जो लीव्स के ऊपर इवेपोरेशन होता है तो लीव्स के ऊपर से वाटर एज ए स्टीम उड़ के चला जाता है। तो ये थी हमारी बैलेंस इक्वेशन की, कैसे बैलेंस किया जाता है और क्या क्या यूज़ होते हैं, उसके आगे कैसे किस प्रकार के सिंबल लगाए जाते हैं, उनके एरो के ऊपर नीचे क्या लिखा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।